हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस आते हैं और आप हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमसे चैनल पे जुड़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बाकी लोगों से कहिए हमसे जुड़े। डेली करंट अफेयर मैगजीन आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। हमारी टीम पूरी रिसर्च करके ये मैगजीन बनाती है और डेली अगर आप इस मैगजीन को पढ़ते हैं तो आप अपने जो करंट अफेयर्स है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नोटिस करेंगे। और हमारी ये सोच है कि आपको हम एक बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करें जिसको पढ़ के आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार कहा है कि डेली पढ़ना, रेगुलर पढ़ना इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आप खुद में एक बहुत चेंज फील करेंगे। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको देखते हुए हम आपको जो लाइव क्लासेस होती हैं इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और हमारी जो मैगजीन्स का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, वो है कीवर्ड्स, जिनको पढ़ के आपके स्टैटिक पोर्शन का भी बहुत अच्छे से रिवीजन होता है। तो आप हमसे से ज्यादा जुड़िए। हमारे जो यूट्यूब के अलावा जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस टेलीग्राम है, इस पे हमसे कनेक्ट होइए। और डेली आपको मैगजीन्स के अलावा जो है वो शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसमें बताया भी जाता है कि कैसे किस टॉपिक पे आपको वर्क करना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, ये 61st वेनिस बाइनियल होगा। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो कल्चर मिनिस्टर हैं इन्होंने इनॉग्रेशन किया है नेशनल पेविलियन ऑफ इंडिया। और ये वेनिस में जो है एक आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये ला बैनेल डी विनीजिया, ये एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन होता है जो कि हर 2 साल पे होता है इटली में, वेनिस में। और जो इंडिया है अपने आप को वहां पे ऑफिशियली जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये मिनिस्टर, हमारे जो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं और वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये एक इंडिया का जो कल्चरल मेमोरी है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है, कैसे इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, इनके बारे में पूरा जो है वो इसमें दर्शाता है। और ये जो भी एग्जीबिशन है इसका नाम है ज्योग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम। और इसमें एक एग्जीबिशन मतलब है, इसको डॉक्टर अमीन जाफर ने जो है वो लगाया है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है वो माइग्रेशन का क्या चीजें हैं, क्या आर्टिस्टिक रूट रहा है, क्या मैटरनिटी मटेरियल चीजों पे कितना ध्यान है, मतलब कैसे कैसे हमारा कल्चर जो है वो रहा है। तो ये बेसिकली ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। तो इसलिए जो है ये एग्जीबिशन में इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट इसमें किया है और टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे गए हैं। फिर आज एक ये अच्छा बहुत आर्टिकल था पेंशन सिस्टम पे। इसमें काफी क्लैरिटी में चीजें बताई गई हैं कि कैसे इंडिया का जो एक मल्टी पिलर पेंशन सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ। और काफी सारे जो है वो चेंजेस हुए हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो टाइम टू टाइम पूरा चेंज हुआ है। पेंशन क्या होता है? पेंशन होता है एक मंथली इनकम जो कि प्रोवाइड किया जाता है जब आप अनप्रोडक्टिव ईयर्स में पहुंच जाते हो, बेसिकली जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हो आफ्टर 60। एक माना जाता है कि पर्सन जो है वो उतना वो नहीं रह जाता है कि वो सारे काम जो है वो सही से कर सके। एजिंग के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इसलिए आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है। अ, तो इसमें है कि एक जो इंडिविजुअल है एक बेहतर डिग्निफाइड और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके, क्योंकि जब उसकी अर्निंग कम हो जाती है तो उसकी डिपेंडेंसी ना रहे फैमिलीज पे या उसके जो अपने अ, बच्चे हैं उन पे। इसीलिए पेंशन सिस्टम की व्यवस्था की गई। और चूंकि अभी ज्यादातर जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, माइग्रेशन है, ठीक है। लिविंग कॉस्ट काफी बढ़ गया है, लाइफ स्पैन लॉन्गर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उन पे कंट्रोल है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही है। वो कैसे सस्टेन कर सके इंसान, उसके लिए पेंशन व्यवस्था जो है वो होती है।
तो अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें, जैसे प्राइवेट में पेंशन का बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं था, धीरे धीरे भी इवॉल्व हुआ। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है ये पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी, और ये जो है इसमें जो है वो ये 2004 तक जो है वो जितने एम्प्लॉयज थे वो इसी बेसिस पे उनको पेंशन जो है वो दिया जाता था। जो ओल्ड पेंशन स्कीम था इसमें जो बेनिफिट दिया जाता था वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 इसके तहत गवर्न होता था, और इसमें फंड पेंशन की गारंटी दी जाती थी, और ये पूरी तरह से फंडेड बाय द गवर्नमेंट होता था। फिर 2004 में जो गवर्नमेंट थी उसने इसमें चेंजेस किया, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जो भी नए एंट्रेंट्स हैं, मतलब जिनकी नियुक्तियां 2004 के बाद हुई, उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम का लाभ नहीं दिया जाएगा, और नेशनल पेंशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। ये एक कंट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क है, इसमें ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट का नहीं था कि इसमें पूरा इनको फंड करना है। ये एक कंट्रीब्यूशन होता है जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और कितना बेनिफिट मिलना है आफ्टर रिटायरमेंट, ये डिपेंड करेगा कि जो भी इंडिविजुअल है उसने कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है, और उसके बाद कुछ जो है उसमें गवर्नमेंट का रहता है सिस्टम कि कुछ पैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, फिर उसके बेसिस पे पेंशन जो है वो दिया जाता है, मतलब दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो 2004 वाले जो लोग हैं जो उनके बाद जिनकी नियुक्तियां हुई है वो कोई रिटायर ही नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस तरह के सिस्टम से ही उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा मनी। फिर अभी 1 अप्रैल 2025 से जो गवर्नमेंट है इसने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो उसको लागू किया है, ये इफेक्ट में है। और ये एक ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव है, मतलब ये एनपीएस के ही अंतर्गत आता है, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं मतलब वो एलिजिबल हैं इसको जो है वो लेने के लिए। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक एश्योर्ड और इन्फ्लेशन लिंक्ड रिटायरमेंट इनकम, कि मतलब इन्फ्लेशन जैसा रहेगा उसके हिसाब से इनकम जो है वो रहेगी। और इसमें भी जो गवर्नमेंट और एम्प्लॉय है दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। अब क्या की डिफरेंस है दोनों में, इसमें बताया गया है कि अ, जो यूपीएस है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें जो गवर्नमेंट है ये कंट्रीब्यूट करती है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, साथ ही साथ एडिशनल 8.5% टू अ पूल कॉर्पस। ठीक है, एक मतलब एक पूल है बना हुआ, एक मनी है, उसी का जो है वो 8.5% उससे देगी, और जो सैलरी रहेगी उसकी 10% बेसिक जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। जबकि जो एनपीएस है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है 14% डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल अकाउंट्स, कि जैसे कोई पर्सन है उसका एनपीएस अकाउंट है, तो उसमें जो भी उसने अपनी इनकम कटाई है ड्यूरिंग द सर्विस उसका रहेगा, और उसमें 14% जो है वो सरकार की तरफ से सीधा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो यूपीएस क्या कहा जा रहा है कि ये एक एश्योर्ड पे आउट है, और सब्जेक्ट टू इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है, कि जो भी एम्प्लॉयज रहेंगे उनको मिनिमम 10,000 रुपया मिलेगा, विद एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस, जिन्होंने 10 साल तक सर्विस किए हैं। साथ ही इसमें जो है वो डियरनेस रिलीफ मिलेगा। जो और जबकि जो एनपीएस है ये गारंटी नहीं करता है कि कितना पे आउट मिलेगा, और ये मार्केट रिटर्न्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, जो लीगली वेडेड स्पाउस है उसको मिले, मतलब वो 60% ऑफ द पे आउट का जो है वो उसको मिलेगा पेंशन, फैमिली पेंशन के अंतर्गत, जो यूपीएस है इसमें। और यूपीएस ऑल्सो प्रोवाइड अ लम सम एट रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे एक मनी आपको दे दिया जाएगा, कैलकुलेटेड एट 10% ऑफ मंथली इमोलमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो इसमें क्या है कि जैसे कि 6-6 महीने पे इसमें देखा जाएगा कि 6 महीने की सर्विस कंप्लीट हुई तो उसमें जो भी पूरा मंथली आपका पैसा था उसका 10% जो है वो एक लमसम अमाउंट करके जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट इसमें दे दिया जाएगा। तो काफी सारी चीजें की गई है, काफी कॉम्प्लिकेटेड इसको थोड़ा सा किया गया है।
मतलब ओल्ड पेंशन में था कि आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। सरकार की एक वो बनती है कि सरकार आफ्टर रिटायरमेंट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज को, जब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तब। इसमें है कि आप जो कंट्रीब्यूशन देंगे, जो आपके आगे के चीजें रहेंगी, उसके बेसिस पे जो है वो आपको मनी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत मतलब जो इसका विरोध भी होता रहता है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि अभी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इनका कहना है कि एक्सचेकर पे का बर्डन आता है, टैक्स इनको ज्यादा जो है वो पेंशन देना पड़ता है। बट द फैक्ट ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका नंबर काफी कम है। और अगर हम बात करें एमपीज की, एमएलएज की, तो उनको अभी भी है कि उनको फिक्स जो है वो पेंशन मिलेगा, तो वो एक रिलीफ के तौर पे एक रहता है। बट आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको एक कोई गारंटी नहीं दी जा रही है, तो ये इसीलिए इसका विरोध भी जो है वो होता रहता है। लेकिन ये है कि इस तरह से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है, तो हमें ओपीएस के बारे में पता है, एनपीएस के बारे में पता है, यूपीएस के बारे में पता है। ये इस तरह से ये है पेंशन स्कीम। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि हमारी पीएसयूज है, यहाँ पे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है, और ये ईपीएफओ के अंतर्गत आता है। ये गवर्न होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। इसमें क्या है कि ये भी जो है, ये जो एम्प्लॉयर होता है उसका एक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, और जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। और उसमें इसमें अगर कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके आधार पे जो है वो और भी पैसे जो है वो दिए जाते हैं। फैमिली पेंशन बेनिफिट्स दिया जाता है, जितना पेंशनेबल सैलरी होती है कुछ ईयर्स की सर्विसेज के बाद। ठीक है। अभी जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ये भी जो है वो एनपीएस के मॉडल पे जो है कॉर्पोरेट एक जो है वो लेके आए हैं एनपीएस। और आप कितना इन्वेस्ट करते हो उस पे ये पूरा जो है वो पूरा डिपेंड करता है। फिर चूंकि नीड्स, जो मनी की नीड्स है, वो तो लाइफ लॉन्ग रहती है जब तक इंडिविजुअल जिंदा रहता है। तो कैसे इसको और बेहतर किया जाए कि आफ्टर रिटायरमेंट मतलब जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए बहुत सारी पेंशन योजनाएं भी जो है वो लेके आई गई हैं। जैसे कि जो फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है उनके लिए वॉलेंट्री ऑप्शंस हैं कि आप जो है वो किसी ना किसी पेंशन योजना से जुड़िए। अब इसमें एनपीएस वात्सल्य आया, ये माइनर्स के लिए आया। अटल पेंशन योजना ये आई 2015 में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए। और ये एक फिक्स पेंशन देता है 1000 to 5000 फ्रॉम एज 60। ठीक है। कितना जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे। इसके अलावा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल पेंशन्स भी हैं, जैसे कि ये आते हैं अंडर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत सब। इसके अलावा स्टेट्स की भी जो है वो स्कीम्स हैं, जो कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है। और एल्डरलीज के लिए, विडोज के लिए, डिसेबल इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, उनके लिए जो है पेंशन व्यवस्था जो है वो बनाने का काम करती है। फिर डिफेंस की बात कर ले, तो डिफेंस का जो पेंशन है ये अलग तरीके से जो है वो गवर्न होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको देखती है। ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी रहता है, अभी तक कि किसी प्रकार का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। इसमें वन रैंक वन पेंशन है, और डिसएबिलिटी पेंशन प्रोविजंस भी हैं कि जैसे आर्मी में रहने के दौरान किसी को कोई डिसएबिलिटी होती है तो उसको एक पर्टिकुलर पेंशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इसमें उसको कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं करना होता है। तो जो डेटा है उसके मुताबिक 31 मार्च 2026 तक जो एनपीएस है इसमें 2.17 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। तो ये है। बाकी जो अटल पेंशन योजना है इसमें 8.96 करोड़ इनरोलमेंट है, तो लगभग 10 करोड़ जो इनरोलमेंट की बात ये कर रहे हैं, जिसके तहत जो लोग हैं उनको पेंशन बेनिफिट किसी तरह का जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएफआरडीए के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये सिस्टम कब लागू हुआ। ठीक है। और जो एक बर्डन रहता है गवर्नमेंट पे उसको कम करने के लिए जो है ये एनपीएस व्यवस्था लाई गई। और 2003 में पीएफआरडीए स्टैब्लिश हुआ।
इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया 2014 में। साथ ही साथ वन पेंशन वन रैंक, ये भी काफी सेंसिटिव इशू है, तो इसके बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। यूपीएस के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कब से इफेक्टिव रहा, ठीक है, कैसे इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इंडिया एआई और आईसीएमआर इन्होंने एमओयू साइन किया है, और इसके तहत ये जो कैसे हेल्थ केयर में एआई को अडॉप्ट करना है, इस प्रक्रिया को कैसे और बेहतर करना है, तेजी लानी है, इस पे इन्होंने जो है वो एक कोलैबोरेशन किया है। और इनका कहना है कि एआई इंडिया एआई जो है ये पूरा कंट्रीब्यूशन करेगा, एक कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, और आईसीएमआर अपना जो बायोमेडिकल रिसर्च एक्सपर्टीज है वो करेगा। तो एक मेडिकल इंफॉर्मेशन डेटा बनेगा फॉर एआई सॉल्यूशन या मिडास फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये मिडास फ्रेमवर्क याद रखो कि क्या ये इसीलिए बना है कि ये एक पूरा वो रहेगा, सिस्टम रहेगा, एक फ्रेमवर्क रहेगा, और आईसीएमआर इसको वो करेगा, मैनेज करेगा, और जो मेडिकल डेटा है उसको पूरा इसमें जो है वो बेहतर करने का कोशिश किया जाएगा, ताकि जो हमारा एक विजन है कि एआई का यूज करके हेल्थ सेक्टर को और बेहतर किया जाए, इनोवेटिव किया जाए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किया जाए, तो उसमें ये मदद करेगा। तो ये मिडास फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। एक आर्टिकल था पैटर्नल हेल्थ पर और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑफस्प्रिंग पे। तो जैसे हमने देखा है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो एक गवर्नमेंट के द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें महिलाओं के लिए तो रहता है, बट पुरुषों को उसमें जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, या उनकी जो हेल्थ है उस पर बहुत फोकस नहीं किया गया है। इंडिया का रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, इसकी वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उसमें काफी गिरावट आई है, जो न्यू बॉर्न है उनमें चाइल्ड मोर्टेलिटी बेहतर हुआ है, ठीक है, और जो बच्चे हैं उनके इन्फेक्शंस में भी जो है वो सही हुआ है, सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ा है। तो कैसे इसमें अगर अगर हम बच्चे की बात करें, तो जो कोई भी चाइल्ड होता है उसमें जो ट्रेड्स हैं वो दोनों पेरेंट्स से आते हैं, इनहेरिटेंस जो है वो दोनों होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म है सिर्फ डीएनए डिलीवरी का काम नहीं करता है, इसमें जो अभी रिसर्चर्स हुए उसमें पाया गया है कि एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर कार्गो प्रोवाइड करता है, इसमें प्रोटीन्स और आरएनए फ्रेगमेंट्स भी जो है वो रहते हैं। तो अभी जो रीसेंट स्टडी हुई उसमें ये किया गया कि एक जो मेल माइस पे रिसर्च किया गया, तो जैसे कि उस मेल माइस को अगर स्ट्रक्चर ट्रेडमिल एक्सरसाइज कराया गया फॉर 8 वीक्स, तो उसने जो ऑफस्प्रिंग उसके हुए उनमें बेहतर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोफाइल था, उनका उनका जो एंड्योरेंस लेवल था वो बेहतर था। तो दैट मीन्स कि फादर की क्या फिजिकल हेल्थ है उसका भी इफेक्ट जो है वो चाइल्ड पे पड़ रहा है। तो चूंकि इस सेक्टर को बहुत ज्यादा वो नहीं किया गया, तो इसमें साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो एविडेंसेस मिल रहे हैं ये सजेस्ट करते हैं कि फादर की लाइफ स्टाइल, उसका डाइट पैटर्न, उसका जो एक्सरसाइज है, उसका जो एक्सपोजर है स्ट्रेस को लेके, उनका भी जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें इनको भी रखना होगा, और क्योंकि इनसे भी जो बच्चों के जो ट्रेड्स हैं वो काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो अभी जैसे मेल्स को कैसे, एक जैसे महिलाओं को कहा जाता है कि आप सप्लीमेंट लीजिए क्योंकि उनको आयरन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड खाने को कहा जाता है बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो सिमिलरली जो एडोलेसेंट बॉयज हैं, जो मेल मैरिड पर मेल्स हैं, उनके लिए भी जो है वो एक कॉन्सेप्ट लाना होगा कि उनका भी हेल्थ जो है वो बेहतर होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि मेल्स की हेल्थ पे बात नहीं होती है, और जैसे कोई अल्कोहलिक है, स्मोकर्स हैं, उनकी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्पर्म के थ्रू जो है वो चाइल्ड में ट्रांसफर होगा, और उससे उसकी जो लाइफ लॉन्ग जो एक जेनेटिक वो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसको भी इम्प्रूव जो है वो करना होगा, और देखना होगा कि क्या इससे जो है वो फिर रिजल्ट जो है वो मिलते हैं, तो इसके काफी सारे इम्प्लीकेशंस होंगे। मतलब एक ये सपोर्ट करता है, ये एक साइंटिफिक स्टडी सपोर्ट करती है कि जो मेल्स हैं उनके भी हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो रखना चाहिए, तो उस पे भी फोकस होना चाहिए। फिर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलाइनमेंट गवर्नमेंट ने जो है वो नए 100 सैनिक स्कूल जो है वो बनेंगे अक्रॉस द कंट्री, और 86
सैनिक स्कूल का ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है। और अभी और 79 जो है इसमें करंटली एफिलिएटेड हैं और ऑपरेशनल हैं। एक्सपेंशन किया जा रहा है न्यू सैनिक स्कूल्स का, और माना जा रहा है कि इससे जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होंगे, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेहतर होगी। और इसका उद्देश्य है कि जो यूथ है उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, और उनको एक क्लियर पाथ से प्रोवाइड करना ताकि वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें, और इंडिया का जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसको और बेहतर किया जा सके। सैनिक स्कूल ये ओरिजिनली स्टैब्लिश किए गए थे 1961 में। कुंजरू कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है वो इसको किया गया था स्टैब्लिश। और ये उस टाइम पे जो इंडियन आर्म फोर्सेस थी उनमें जो ऑफिसर्स का शॉर्टेज था उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। एनईपी की बात करें तो ये जुलाई 2020 पे लागू हुआ है, से लॉन्च हुआ है। और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटीग्रेटिंग वैल्यूज लाइक पेट्रियोटिज्म, डिसिप्लिन, इस पे काफी जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो इसी के चलते जो सैनिक स्कूल है उनका एक्सपेंशन किया जा रहा है। अभी 33 जो है वो सैनिक स्कूल हैं, और इनसे काफी सारे ऑफिसर्स जो हैं वो आए हैं, और उनका एक बेहतर जो है वो रिकॉर्ड रहा है एकेडमिक और फिजिकल। तो इसी को देखते हुए नए और भी जो है वो 100 सैनिक स्कूल जो है वो गवर्नमेंट बना रही है ताकि एक बेहतर स्टैंडर्ड और मेंटेन किया जा सके। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 6 मई को, और इसमें रिपोर्ट का टाइटल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जैसे कभी कभी रिपोर्ट का नाम और किसने पब्लिश किया है ये भी आ जाता है। तो ये है, रिपोर्ट का नाम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा जो है वो एनालिसिस है कि किस तरह का इंडिया का स्कूल सिस्टम है, और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे कि क्या एक्सेसिबिलिटी है स्कूलों की, एनरोलमेंट रेशियो कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इक्विटी एंड इंक्लूजन कितना है, लर्निंग हो रही है उसका आउटकम्स क्या है। तो करंट जो एजुकेशन सिस्टम है इस डेटा के मुताबिक अभी टोटल 14.71 लाख स्कूल्स हैं, और इनमें करीब 24.69 करोड़ स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो इसका जो रिपोर्ट है मतलब उसका यही है कि कैसे जो है वो पूरी एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना कि सिस्टम को और बेहतर किया जाए। फिर जननी का लॉन्च हुआ है, और जननी है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर प्लेटफॉर्म। और इसका उद्देश्य है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को बेहतर तरीके मतलब बेहतर बनाना, पूरा एक ट्रैक रखना। और इसमें जो है वो एंटीनेटल डिलीवरी के लिए कितनी प्रिपेयर्डनेस है, क्या पैटर्न है, न्यूबॉर्न केसेस में कैसे केयर करनी है, कैसे होम बेस्ड केयर प्रोवाइड करनी है, फैमिली प्लानिंग कैसा रखना चाहिए, कैसे इंटरवेंशन जो है वो कर सकती है गवर्नमेंट ताकि जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है वो बेहतर है। तो इसी के लिए इस प्लेटफॉर्म को लागू किया गया है। और ये जो जननी प्लेटफॉर्म है इसका एक की फीचर है कि इसमें क्यूआर एनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जिससे जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनका पूरा एक एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी, और इसमें अलर्ट्स वगैरह आएंगे कि जैसे अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ठीक है, कितना कौन से सुपरवाइजरी रिव्यू कैसा चाहिए, ठीक है, टाइम पे कैसे ट्रैकिंग करनी है, कैसे पूरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैसे मॉनिटर करना है फीमेल की हेल्थ को, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये यूविन और पोषण से इसको जो है वो पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा। बेहतर तरीके से डेटा का एक्सचेंज हो सकेगा, जो भी प्रोग्राम है उनको बेहतर तरीके से जो है वो पूरा लागू करने में जो है वो हेल्प मिलेगा। तो ये इंडिया का एक ब्रॉडर डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है, और ये आपका डिजिटल भारत मिशन के तहत जिसके तहत एक बेहतर डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है वो बनाना उद्देश्य है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं इनको कंपेल नहीं किया जा सकता है टू पे फॉर अ सर्विस दे नो लॉन्गर रिसीव। मतलब अगर ऐसी कोई सर्विस है जो आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो तो आप उसके लिए पेमेंट क्यों करोगे। और इसमें इन्होंने जोर दिया है कि टैरिफ डिटरमिनेशन जो है वो
ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसका एक पूरा एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, इसका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे, इनका जो है वो बेंच था, और इन्होंने जो है वो एक फरवरी 2025 का एक ऑर्डर था एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके तहत जो है वो रिथाला कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, ये न्यू दिल्ली में है, तो इसके तहत जो है वो ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो है वो पैसे प्रोवाइड करने हैं। तो इसमें इन्होंने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का एक ऑर्डर था 2019 का, तो इसके तहत ये रिस्टोर किया था कि डिनाई किया था रिकवरी ऑफ रिमेनिंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट थ्रू टैरिफ, की मतलब ये प्लांट था जो कि नहीं बन पाया था या सीज कर दिया था बनना, कि इसका जो कैपिटल कॉस्ट है उसको जो कंज्यूमर्स हैं उनके से जो है वो लिया जाएगा। तो इससे जो है वो बर्डन आया था, तो इसी पे इनका निर्णय आया कि भैया ऐसा नहीं है, अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो कंज्यूमर बाध्य नहीं है कि उसको जो है वो पैसे देने होंगे। ठीक है, तो ये है। और ये जो रिथाला कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, ये एक स्टैब्लिश किया गया था एक टेम्पररी मेजर के तौर पर, कि जिससे कि दिल्ली जब पीक पावर डिमांड होता था ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम्स, उस टाइम पर जो है वो अ, इसको बनाया गया था कि जो डिमांड है उसको मेट किया जा सके, तो इसी का ये पूरा केस था। फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इन हंग असेंबलीज, इस पे एक आर्टिकल है। अब जैसे हमें पता है कि अभी 5 स्टेट्स में चुनाव हुए, और पांचों में 4 में पूरी क्लैरिटी है, लेकिन जो तमिलनाडु है यहाँ पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर के पार्टी आई है वो है तमिलाग वेत्री कजंगम या टीवी के, और इसके प्रेसिडेंट हैं सी जोसेफ विजय। तो इनको सबसे ज्यादा सीट्स मिली है 108, बट जो मेजोरिटी है तमिलनाडु में वो है 118, तो ये 10 सीट्स की इनके पास जो है वो कमी है। तो इन्होंने ये जो है वो 2 दिन से, जैसे जो अभी तक की प्रक्रियाएं हैं इसमें जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो रूल जो अभी तक फॉलो अप होता आया है, कि इन केस जो किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो उस केस में गवर्नर का ये एक सेक होता है कि वो किसको जो है वो बुलाता है। तो इसमें देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा अलाइनमेंट है जिसका जो है वो इस कंडीशन में है कि बहुमत जो है वो साबित कर सकता है, तो उनको बुलाता है। या जो फर्स्ट जो है वो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो सबसे बड़ी, उसको जो है वो बुलाया जाता है कि प्रायोरिटी बेसिस पे आइए और आप जो है वो फ्लोर पे टेस्ट करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि क्या है कि गवर्नर कैन नॉट रिफ्यूज टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट वंस अ मेजोरिटी इज एस्टैब्लिश। तो मतलब इसमें इनका जो अभी निंदा भी हो रही है कि गवर्नर जो है, जैसे जो टीवी के प्रेसिडेंट है, इन्होंने मीटिंग भी मिलने भी गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास सपोर्ट है। उनका कहना है कि अभी आपका 108 है, कांग्रेस ने सपोर्ट कहा है, तो उसमें 5 और हैं, को 5 इनको और मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, जो कि अभी ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो उस केस में अभी इनका कहना है जो गवर्नर है कि हम इसीलिए जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप जो है वो सरकार मतलब जो है वो शपथ लीजिए। और इसमें जो पहले की रूलिंग्स आई हैं उसके बारे में जैसे बताया गया कि जो सरकारिया कमीशन है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने काफी टाइम जो है वो बताया है कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ गिविंग द गवर्नर रीजनेबल टाइम, मतलब गवर्नर किया मतलब कि अभी कोई एक्शन ना ले तो क्या अल्टरनेटिव्स है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, ग्रुप्स के पास, इंडिपेंडेंट एमएलए के पास, कि वो एक जो है स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो बना सके। लेकिन जो रीजनेबल टाइम है ये डिफाइन नहीं है कि कितने टाइम पीरियड तक जो है वो ये टाइम ये ले सकते हैं। जब हंग असेंबली होती है, तो जो एक वो रहा है कि जो जैसे चीजें चलती आई है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको जो है वो ऑप्शन रहता है कि इनको जो है वो जो गवर्नर कहे कि आप अपना मेजोरिटी है वो इसको जो है वो साबित करिए। और 1994 में 9 जजेस की बेंच थी, एस आर बोमई, और इसमें उन्होंने कहा था कि जो हायरार्की ऑफ प्रेफरेंस है, और इसमें इन्होंने लिबरली ऐड किया था कि गवर्नर कुड आइदर गो फॉर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और ग्रुप, मतलब या कि कोई भी जो ग्रुप है या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, दोनों के पास जो है वो जा सकता है। और ग्रुप, इट डज नॉट मैटर वेदर द ग्रुप वाज फॉर्म बिफोर और आफ्टर द इलेक्शन,
जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप बना हो वो बिफोर इलेक्शन ही बना हो, अगर आफ्टर इलेक्शन भी बनता है तो उसको जो है वो उनको अलाउ करना चाहिए कि आप जो है वो फ्लोर टेस्ट जो है वो करो। और इन केस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो फेल्योर करता है, ऑल्टरनेटिव होता है, तो फिर जब वही होता है कि कोई भी ग्रुप या पार्टी जो है वो अगर नहीं अपना एस्टेब्लिश कर पाती है तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगता है। फिर इसमें एक और जजमेंट आया था, इसमें 7 जज की बेंच थी, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आगाह किया था, कॉशियस भी किया था गवर्नर्स को कि आप अपने ऑफिस का मिसयूज मत करिए अपनी पार्टिसन पॉलिटिक्स के लिए। जैसे हमें पता है कि जो गवर्नर्स होते हैं वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे काम करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उससे वो एफिलिएटेड होते हैं। तो जो बेसिकली यही होता है कि उनको कैसे वर्क करना है ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में, तो उनको जो है वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए बेसिकली। और जो भी अगर जो जनता का मैंडेट है कि भाई जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आप उसको अलाउ करिए। अब इसमें ये भी होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो एमएलएज वगैरह हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है, पैसे दिए जाते हैं, तोड़ने का काम किया जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए कई सारे प्रोसीजर्स जो है बनाए गए हैं, बट हमने देखा है और हाल फिलहाल के दिनों में तो और भी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि इन केस नहीं भी रहता है तो लोग जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पार्टियां जो है वो सरकार अपनी बना रही हैं। सेंट्रल जो है वो इसमें बहुत इसका एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कॉलिशन गवर्नमेंट अगर बनती है तो अब देखना होगा कि अभी तमिलनाडु के केस में ये क्या फिर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इसमें जो वहां पे ऑपोजिशन है वो कह रहा है कि हमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बनानी है। कुछ और पार्टीज हैं वो कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे। डीएमके ने कहा है कि अभी ये जो है वो सरकार को किसी भी तरह से मतलब गिराने का काम अभी नहीं करेगा, और जो जनता का मैंडेट है उसको लेके काम कर रहे हैं। बहुत सारे सेक्शंस में ये भी बात हो रही है कि डीएमके एआईडीएमके जो है वो एक साथ होके गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो अब इसमें देखना होगा कि क्या आगे का पॉलिटिकल सीन जो है वो होता है। फिर 7 मई को फर्स्ट एनिवर्सरी था ऑपरेशन सिंदूर का। तो इसमें कई सारे कार्यक्रम हुए, जो प्रधानमंत्री है इन्होंने भी जो है वो आर्म फोर्सेस को सैल्यूट किया, और इसमें जो आर्मी है उसमें भी पूरे काफी सारे फंक्शंस हुए, कि एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि लॉन्च हुआ था पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद। इसमें जो है वो जो टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान साइड उनको जो है वो इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। तो चूंकि पहली एनिवर्सरी थी तो उसमें उसके बारे में बताया गया, तो 7 मई को जो है वो ये लॉन्च किया था। तो जैसे कभी कभी डेट्स वगैरह भी जो है वो पूछ लिया जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और ये कैस किसके थ्रू इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल में, इस पे एक रिपोर्ट आई थी। तो बताया गया है कि ये इम्प्लीमेंट होता है थ्रू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और ये एक अहम रोल प्ले कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अक्रॉस द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन्होंने कहा है कि जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो साइकिल रहा है फ्रॉम 21-22 टू 25-26, इसमें ये जो प्रोग्राम है इसमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, और इंडिया का जो माइक्रो एंटरप्राइज इकोसिस्टम है उसको और बेहतर किया गया है। और इसमें मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया कि जो अप्रूव्ड बजट आउटले था ये 13,554 करोड़ का था। फुल्ली इसको फंड्स को यूटिलाइज किया गया, और इसके तहत 4 लाख से ज्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश हुई, जो कि टारगेट था उससे भी जो है वो ज्यादा था। और इससे काफी सारे जो लोग हैं 36 लाख लोगों के लगभग जो है वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली, लाइवलीहुड क्रिएशन हुआ, ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हुआ। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो है वो काफी बेहतर तरीके से इनका कहना है कि काम ये कर रहा है, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है। वुमेन और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये 2008-9 में लॉन्च हुआ था, और इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको मर्ज किया गया था। इसके तहत कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाता है अप टू 50 lakhs फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख फॉर सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए।
ठीक है। और इसमें जो सब्सिडीज होती हैं ये 15 से 35% जो है वो मिलती है, डिपेंडिंग कि क्या लोकेशन है, क्या कैटेगरी के अंतर्गत ये आता है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात करें तो ये बना था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एक्ट ऑफ 1956 के तहत। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में जैसे बताया गया, तो जैसे हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ये काफी सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन थे? एनके सिंह। और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो पब्लिश जो है वो सबमिट की थी 21 to 26 के लिए। और इसका फोकस है वुमेन डिसएडवांटेज ग्रुप और कैसे इनके तहत जो है वो सिस्टम को और बेहतर किया जाए। फिर यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये लखनऊ में फ्रूट हॉरिजन 2026 प्रोग्राम इसको जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। और यहाँ पे जो है वो 2 दिन का ये फ्रूट हॉरिजन प्रोग्राम पूरा जो है वो चलेगा। इसका उद्देश्य है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्वालिटी को बेहतर करना, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को बेहतर करना। और ये जो प्रोग्राम है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यहाँ पे होगा। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लखनऊ के रहमान खेड़ा में है। लोकेशन जैसे है कि एक लखनऊ में है या यूपी में है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ का एक प्रीमियर रिसर्च सेंटर है जो कि आईसीएआर के अंतर्गत आता है। आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और ये जो हॉरिजन है ये इसको ये एक प्रमोशन के लिए है बनाया गया है। और इसके तहत जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है उसको और बेहतर करने पे काम जो है वो किया जाएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने एक गाइडलाइंस जो है वो यूनिफॉर्म गाइडलाइंस रिलीज किया है फॉर कंपाइलिंग ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एस्टिमेट। और इसमें जो नेशनल अकाउंट बेस ईयर है इसको अपडेट किया गया है 2011-12 से अपडेट करके 22-23 किया गया है। रिवीजन का यही उद्देश्य है कि ज्यादा एक एक्यूरेट तरीके से कैप्चर करना इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, डेटा को जो है वो मॉडर्न और बनाना, और जो एस्टिमेशन प्रैक्टिसेस हैं उसको और बेहतर करना। ठीक है। अभी करेंटली की बात करें तो 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो जीएसटीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका जो है वो पता करने के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 को जो है वो रखती हैं, एक्सेप्ट फॉर लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो अभी न्यू सीरीज में इसको चेंज कर दिया गया है। जैसे भी बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे सीपीआई डब्ल्यूपीआई इनका भी जो है वो बेस ईयर चेंज किया गया है। जो जो चेंजेस हुए हैं ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर 2 डेज का फिफ्थ ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर समिट ये बेंगलुरु में हुआ। और ये इसका थीम था ईज ऑफ लिविंग विद फोकस ऑन अर्बन मोबिलिटी। और इसको कंट्रोलर और एंड सीएजी के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे हमें पता है कि जो इंडिया है इसके पास 2026 की ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है, तो इसीलिए जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं ये हो रही हैं। और ये जो इवेंट हुआ है इसमें ब्रिक्स एसएआई वर्क प्लान 27-28 इसको अडॉप्ट किया गया। बेंगलुरु डिक्लेरेशन जो है वो इसमें रिलीज किया गया, जिसमें कि कैसे फ्यूचर में कॉपरेशन करना है, कैसे जो ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज के ब्रिक्स कंट्रीज को उनको कैसे फॉर्मूला अपना बनाना है, कैसे काम करना है, इस पे बातचीत पूरा किया गया। फिर वुमेन इन मैरीटाइम सेक्टर एंड इंडियाज ओशन विजन, तो जैसे एक विजन की बात रही है सागर में सम्मान। इसके तहत ये मतलब एक इनिशिएटिव है जिसमें जो वुमेन है इनके लिए मैरीटाइम सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने पे फोकस किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि काफी राइज हुआ है 2020 से, और 340 जो है वो परसेंट राइज इसमें बताया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इंक्लूसिव हुआ है मैरिटाइम सेक्टर, फ्यूचर रेडी हुआ है, वुमेन पार्टिसिपेशन काफी जो है वो बढ़ा है। ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो इंडियन ओशन है ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल स्पेस नहीं है, ग्लोबल लाइफलाइन है। काफी इंपॉर्टेंट है एनर्जी फ्लो के लिए, ट्रेड सप्लाई चेन्स को बेहतर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन के लिए। ठीक है। और इंडिया का जो सागर है और महासागर जो विजन है इसके तहत जो रीजनल कॉपरेशन है उसको बेहतर किया जा रहा है, साथ ही साथ जो फीमेल है उनके पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया जा रहा है।
फिर इंडिया और कनाडा, इनके बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्रिटिकल मिनरल्स में, वो काफी बेहतर हुआ है। और ग्लोबल डिमांड बढ़ा है मिनरल्स का, क्योंकि जो क्लीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजीज हैं, इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनमें इनका यूज होता है। तो अभी इंडिया और कनाडा ने आपस में काफी जो है वो कोलैबोरेशन किया है। माना जा रहा है कि इससे दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो बेहतर रहेगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बेहतर होगा, रिसर्च पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी। ठीक है। और हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो इसका डिमांड काफी बढ़ गया है। और हमारा जो एक एडॉप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का और रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाने का, उसके लिए जरूरी है कि ये मिनरल्स हमारे पास मौजूद रहें। और जो कनाडा है, ये वर्ल्ड का लीडिंग माइनिंग नेशंस में आता है। यहाँ पे काफी सारे डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि निकिल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इन सब के। और यहाँ पे पूरा एक वेल स्टैब्लिश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बना हुआ है, जिसके तहत माइनिंग वगैरह की जाती है। और इंडिया और कनाडा के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है, जिसके तहत कॉपरेशन को और बेहतर किया गया है। और इनके तहत जो मिनरल्स हैं, इनका एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप किया गया है, ताकि जो ये मटेरियल है इनकी एक कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो बनी रहे। फिर स्काई रूट एरोस्पेस है, इंडिया का एक प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने कहा है कि इन्होंने 60 मिलियन फंड रेज किया है एट अ प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ $1.1 बिलियन। इसके बाद ये यूनिकॉर्न जो है वो बन गया है। ठीक है। और यूनिकॉर्न क्या होता है? ए प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। कभी कभी इस तरह की भी चीजें जो है वो पूछती हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है। फिर स्पोर्ट्स की बात करें लास्ट में, तो दिल्ली में जो है वो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 होगा त्यागराज स्टेडियम में। और ये जो है ये 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इसमें 35 कंट्रीज जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पार्टिसिपेट करेंगी। और गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके थ्रू बेहतर करना। और जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जैसे कि हमारा विजन है, हम चाहते हैं कि इंडिया में जो है वो ओलंपिक 2036 हो। तो उसके तहत जो है वो इसमें काम हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए। तो 2026 का कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है ये दिल्ली में होगा जुलाई और अगस्त के महीने में। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।